एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे आज के टाइम पे पीआर लेना कनाडा की बहुत मुश्किल हो रखा है और अपने देश में बैठ के अप्लाई करना पीआर लेना तो बहुत ही मुश्किल है। जो लोग कनाडा में हैं उनको भी पीआर नहीं मिल पा रही और लोगों को कनाडा छोड़ के जाना पड़ रहा है। बट कुछ ऐसे तरीके हैं अभी भी जहाँ पर लोग अपनी होम कंट्री से पीआर ले सकते हैं और सारा प्रोसीजर वहाँ से कंप्लीट करके फिर वो कनाडा पीआर पे लैंड कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि टीचर्स होते हैं, पहले टीचर्स के लिए जैसे स्कूल टीचर, एलिमेंट्री टीचर, इन सब के लिए पहले के टाइम पर ना कनाडा की पीआर में ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं थे कि आपको टीचर है तो आपको अलग से कुछ बेनिफिट होगा। बट अभी रिसेंटली 25 में टीचर्स के लिए एक नई अनाउंसमेंट आई है जिसके अंदर जैसे कि कैटेगरी ड्रॉ होते हैं। मतलब नॉर्मल जो कनाडा के पीआर का ड्रॉ होता है वो बहुत ऊपर है, 500 से ज़्यादा। तो उसमें कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं कि अगर आपको इनका एक्सपीरियंस है तो हमारा इनका स्कोर थोड़ा सा कम रहता है, तो इसलिए पीआर लेने में ईजी होता है। उन्हीं कैटेगरीज में स्टूडेंट कह रही हूँ, उन्हीं कैटेगरीज में टीचर्स को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये फ़ायदा हो गया है। अब उसका स्कोर थोड़ा सा कम आएगा, लोगों को ड्रॉ आएगा और टीचर बनकर लोग कनाडा में एंट्री करेंगे। तो फिर ये सारा प्रोसीजर होता कैसे है, वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको इन डिटेल सारा बताती हूँ कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और बाकी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ये देखो जो एक्सपीरियंस आपको है वो यहाँ की एनओसी में आता भी है कि नहीं। मतलब जो एनओसी कोड इन्होंने ऐड करे हैं, आपका वही वाला एक्सपीरियंस है या कोई अलग है। उसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ जाकर मैं आपको इन डिटेल दिखाती हूँ कि कौन कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन्होंने किस एनओसी में रखा गया है। तो ये IRCC की वेबसाइट है और यहाँ पर ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आपको जाना है, आपको चेक करना है कि एजुकेशन ऑक्यूपेशन क्या है, जिसमें देखो वो कह रहे हैं कि लास्ट 3 साल के अंदर आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सप्रेस एंट्री की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, देखो 6 बैंड आईएलटीएस में, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं है इस रिक्वायरमेंट में। तो ये है एलिमेंट्री, सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट और इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, एलिमेंट्री स्कूल, किंडरगार्टन और सीनियर सेकेंडरी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो क्या करेंगे, गूगल पे लिखो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एनओसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपका जो भी एनओसी है वो वाला। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि देखो जो कि करिकुलर डेवलपमेंट बनाते हैं, टीचिंग मेथड और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप यहाँ से जाकर चेक करोगे ना, तो बस फिर ये लिंक ओपन करो और यहाँ पे जाके चेक करो सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उनकी मेन ड्यूटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि प्रिपेयर सब्जेक्ट मटेरियल फॉर प्रेजेंटेशन, टीच स्टूडेंट्स यूजिंग ए सिस्टमेटिक प्लान ऑफ लेक्चर। ये तो टीचर्स का काम होता ही है। इवेल्युएट प्रोग्रेस, इंडिविजुअल नीड ऑफ स्टूडेंट्स, प्रिपेयर करेक्ट टेस्ट, ये सारी देखो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सारे टीचर्स की होती है। और उसके बाद आता है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, जैसे कि हमारी बीएड है, एमएड है, एमए है। और सेम इसी तरीके से स्पेशल एजुकेशन और इंग्लिश होना चाहिए जो कि आईएलटीएस कंप्लीट कर देता है। तो ऐसे कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसाइड हो गया कि कौन सी एनओसी में आप फॉल करते हैं, आपका एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी ईसीए करानी है। ईसीए क्या होती है, मतलब आपको अपनी एजुकेशन वेरीफाई करानी होगी कि जैसे आपकी एजुकेशन, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया से एमए करा है या बीएड करा है, तो वो कनाडा की किस एजुकेशन के इक्विवेलेंट होता है। जैसे वहाँ की एमबीए है तो कुछ यहाँ के इंस्टीट्यूट उसको एमबीए कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये आपको वेरीफाई कराना होगा। आपको कोई भी एक इंस्टीट्यूट ले सकते हो, WES, IQAS, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपकी एजुकेशन कैसे वेरीफाई करके देंगे। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ जाओ, अपना अकाउंट क्रिएट करो और उसके बाद कॉलेज से अपनी ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट करो। फिर ट्रांसक्रिप्ट इस इंस्टीट्यूट को भेजो, ये लोग वेरीफाई करेंगे। इस सारे प्रोसीजर में अराउंड 2 मंथ्स तो लग जाएंगे। तो ये बफर टाइम आप अपने साथ पहले लेकर चलना कि हाँ इतना टाइम मेरे को लगेगा।
अब इसके साथ साथ जब तक आपने अप्लाई कर दिया, अब जब इंस्टीट्यूट टाइम ले रहा है, इन बिटवीन आपको क्या करना है, आपको आईएलटीएस की तैयारी करनी है। ये है स्टेप 3। वैसे तो आईएलटीएस सबको पता है, एक इंग्लिश का टेस्ट है, मैं इन डिटेल नहीं बताना चाह रही। तो इसमें 4 एग्ज़ाम होंगे, आपको अपना आईएलटीएस का एग्ज़ाम लेना है। सबके अंदर 6 बैंड आपका होना चाहिए। एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल जाने के लिए मैंडेट होता है कि 6 बैंड ओवरऑल होना चाहिए आपका। तो आप ट्राई करो कि CLB 7 तक पहुंच जाओ। जितना आईएलटीएस का स्कोर ऊपर होगा, मतलब ज़्यादा स्कोर आएगा, उतना ही आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, इन्विटेशन आने का चांस फिर उतना ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रूफ ऑफ फंड्स का। देखो, कनाडा की PR जब अप्लाई करते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, अगर कनाडा में है तो बात अलग है, प्रूफ ऑफ फंड नहीं दिखाने। बट अगर बाहर किसी कंट्री से अप्लाई करते हैं ना, तो आपको क्या दिखाना है कि आपके पास इतना फंड है कि शुरू के टाइम में आपको जॉब नहीं मिलेगी, तब तक आप खुद को यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे और ऐसे चोरी वोरी और इन चीज़ों में नहीं घुसोगे। तो इन सब के लिए आपको दिखाना है कि आपके पास फंडिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। एक बंदे के लिए इतना फंड होता है, 2 के लिए इतना होता है, 3 के लिए इतना होता है, ऐसे कैटेगरी होती है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड करूँगी, आप यहाँ से चेक कर लेना कितने लोगों की आपकी फैमिली है, उसके लिए आपको कितना फंडिंग दिखाना है। ये फंडिंग CAD में होगी, मतलब कैनेडियन डॉलर के अंदर होगी। आप इसको मल्टीप्लाई करना अपने देश की करेंसी से, तो आपको पता चलेगा कितना फंड आपका होना चाहिए। मिनिमम 3 मंथ्स होता है टाइम रिक्वायरमेंट कि वो फंड आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। बट अगर 6 मंथ्स दिखा सकते हैं तो वो दी बेस्ट होता है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि हाँ, आपने किसी से पैसे मांग कर अपने अकाउंट में रख कर नहीं दिखाए हैं, वो आपके खुद के पैसे हैं। और इसके अंदर जैसे आप क्या क्या दिखा सकते हैं, जैसे अगर आपके पास FD है तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। आपके पास प्रोविडेंट फंड है, वो बैलेंस भी एड ऑन हो सकता है। मान लो 12 लाख आपको दिखाना है फॉर एग्जांपल, 10 लाख आपके पास लिक्विड कैश है अकाउंट में और 2 लाख का PF है, आपके PF बैलेंस पड़ा है, तो वो भी एड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारा फंडिंग आपको अपने अकाउंट में मैनेज करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपको ये मत बोल देना कि अरे फर्स्ट स्टेप में तो पासपोर्ट बनवाना था। एटलीस्ट इतना तो मेरे को लग रहा है कि बेसिक सबका नॉलेज हो गया कि भाई पासपोर्ट तो सबसे पहले बनेगा, है ना। मैं तो सिर्फ मेन स्टेप्स आपको बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं, अब टाइम है अकाउंट क्रिएट करने की। तो आपको GC की वेबसाइट कह रही हूँ मतलब कनाडा की जो वेबसाइट है IRCC की, आप उस पर जाना है। GC अकाउंट अपना बनाओ, वहाँ पर एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अपना प्रोफाइल बनाओ। कुछ लोग इसके लिए एजेंट हायर करते हैं, कुछ लोग ये सारा काम खुद करते हैं, क्योंकि एजेंट चार्ज लेता है। PR के लिए तो 1 लाख 1.5 लाख इतनी फ़ीस तो वो लेते हैं। और काम इसके अंदर कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, फिर इन्विटेशन आएगा, तब आपके पास सारा काम बढ़ता है डॉक्यूमेंट लगाने के लिए, बट उससे पहले कोई नहीं है। तो अभी के टाइम पर जैसे अकाउंट क्रिएशन आप खुद कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी मैं लिंक डाल के दूँगी, कि ताकि आप वहाँ पर जाके सिर्फ GC की पे क्लिक करना। अब मैं पूरा स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखा रही, ये चीज़ें बहुत बेसिक है, हर किसी को आती होती है। कि GC की पे क्लिक करो, उसके बाद अपना अकाउंट ID पासवर्ड बनाओ, सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे 5-6, वो क्वेश्चन आंसर अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लो। फिर जाके एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अकाउंट क्रिएट करो, अप्लाई इन एक्सप्रेस एंट्री, फिर से बोला मैंने, बस इतना काम है। फिर एक ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फैमिली में कितने लोग हैं, और आपका आईएलटीएस का स्कोर क्या है, एजुकेशन क्या है। तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर करते जाओ, बस कोई एजेंट की ज़रूरत है ही नहीं, सारा प्रोफाइल आप अपना खुद बना सकते हो। बस इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान करना होगा, जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे, एक्सप्रेस एंट्री की सारी डिटेल फिल करोगे ना, वो वर्क एक्सपीरियंस का एक टैब आएगा, उसके अंदर वो जितने आपने काम जॉब करे हैं आज तक के, वो सारी डिटेल फिल करनी है। उनके ऊपर ना सबसे ऊपर एक पूछेगा कि प्राइमरी NOC कोड क्या होता है, वो इसके अंदर आपको अपना मेन NOC कोड लेना है, जो कि आपको एक्सप्रेस एंट्री में, मतलब जो कि आपने अभी ढूंढा था कि आपका NOC कोड क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं अकाउंटिंग टेक्नीशियन हूँ, तो ये 2 NOC कोड अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये देखा था कि कैटेगरी लिस्ट ड्रॉ की जो लिस्ट मतलब डिस्क्रिप्शन से आपको मिलेगा कि कौन कौन से NOC को इन्होंने कैटेगरी ड्रॉ में रखा है, उस वाले NOC कोड को वहाँ पे मेंशन करना, तब आपको इन्विटेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास एक 6 मंथ्स का टीचर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर लगा लो, या फिर जैसे ये एलिमेंट्री स्कूल वाले हो गए, डे केयर वाले हो गए,
वो आपकी NOC कोड के अकॉर्डिंग होगा। वो सिर्फ एक्सपीरियंस 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसकी पे स्लिप लेना, उसका अपना एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर लेना, और उसका जो भी टैक्स आपने फाइल किया है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। बात करते हैं कि इस कैटेगरी में कितने ड्रॉ आते हैं, कितना स्कोर होना चाहिए, और क्या क्या कोई अदर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। देखो, स्कोर का कोई अभी तक ऐसे फिक्स पता नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी रिसेंटली ऐड करी गई है, अभी तक इसमें कोई ड्रॉ आया नहीं है, तो कितना भी आ सकता है। बट सेम ऐसे ही चेक करें ना कि अदर कैटेगरीज में जितना आता है तो होपफुली इसमें भी उतना ही रहेगा। जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच का ड्रॉ कई बार 470 भी आता है, कई बार 380 भी आता है, तो वो कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट कर रखा है। सेम ऐसे ही, बट स्पेकुलेशन ये है कि 400 से 450 के बीच में एजुकेशन का आएगा। और अगर किसी को 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके, और 6 CLB है, IELTS में 7 है, मास्टर डिग्री है, तो उसका 400 की रेंज में बन जाता है CRS स्कोर, तो होपफुली आप क्वालिफाई कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा इस सारे प्रोसीजर में। देखो, शुरू में अगर आप अपनी एजुकेशन वेरीफाई कराते हो 2 मंथ्स उसमें लगते हैं, उसके बाद आप IELTS करते हो, वो सबका अलग अलग टाइम होता है। किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में बैंड आ जाता है, किसी का 10th अटैम्प्ट में आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2-3 IELTS भी देते हो तो 2-3 महीने उसमें लग जाते हैं, फिर ड्रॉ आएगा, इन्विटेशन आएगा, फिर 2 महीने आपका 2 महीने आपको मिलते हैं कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो। जब आप सबमिट करते हो उसके बाद 6 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम होता है। और कैटेगरी ड्रॉज में मतलब एक्सप्रेस एंट्री सबसे फास्टेस्ट प्रोसीजर है कनाडा की PR लेने का, तो इसमें ऑलमोस्ट टाइम पर ही फाइल आपकी प्रोसेस हो जाएगी। तो लगभग 1 साल का टाइम आप लगा के चलो कि ओवरऑल प्रोसेस में 1 साल तो लग जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर था टीचर्स की जो नई कैटेगरी आई है उसके लिए। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी टीचर्स की PR का, तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना टाइम लगता है, कितनी फ़ीस होगी। अरे हाँ, फ़ीस का तो मैं बता रहा हूँ, भूल ही गई। तो इस सारे प्रोसीजर में आपका खर्चा कितना आएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आप होम कंट्री से PR अप्लाई करते हैं तो कितना खर्चा आता है, तो ये फ़ीस भी मैं उसी में बता दूंगी। बट रफ एस्टीमेट में बताऊँ 1 से 2 लाख के बीच में तो लग जाते हैं, मतलब वीज़ा, मेडिकल और बहुत सारी चीज़ों के, एजुकेशन वेरिफिकेशन के, IELTS के, बहुत सारी चीज़ों के आप 1 से 2 लाख का खर्चा तो आप लगा कर चलो। बट वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, कनाडा की PR के लिए इतना तो लग ही जाता है। 1-2 लाख क्या बड़ा अमाउंट है ना। तो बस फिर तो आई थिंक अब कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं रिप्लाई करूँगी। हाँ, मैं रिप्लाई करूँगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।